नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज सेक्टर स्कैन ठीक बजट से पहले हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में समझा रहे हैं कि इस समय की यथास्थिति क्या है उस सेक्टर की। साथ ही साथ इसी सेक्टर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या बजट से उम्मीदें रखी जा सकती हैं और ये कितनी पूरी हो सकती हैं। और आज का जो सेक्टर है वह है रियल एस्टेट सेक्टर। अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि सरकार की खुद की अपनी योजना है 2022 तक सबको घर देना है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अगर किसी देश में अगर 3-4 चीज़ें जिसकी सबसे ज़्यादा सरकार के लिहाज से चर्चा होती है तो उसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी सरकार का रूपरेखा, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा आम लोगों के बीच में बात होती है। इसलिए सेक्टर स्कैन में हमने यही सबसे पहले समझा कि रियल एस्टेट के बारे में ही जान लें, क्योंकि ये हर किसी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। रोटी कपड़ा और मकान जैसी अहम जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसमें से एक है। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे हम ये समझेंगे कि इस समय के सेक्टर की पूरी रूपरेखा क्या है, बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं और कितना बड़ा फर्क आ जाएगा इस नोटबंदी के बाद। क्योंकि इस नोटबंदी का अगर असर पहुंचा था तो उसमें से रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ऊपर था। और थोड़ी देर में डीएलएफ के मैनेजमेंट मिस्टर राजीव तलवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम समझेंगे कि पूरे सेक्टर की इस समय क्या स्थिति है, नोटबंदी के बाद आगे कैसे बदलाव हो रहे हैं और बजट से उनकी उम्मीद क्या है। लेकिन पहले एक बार ये जानना बेहद अहम है कि हम खड़े कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पर है। पहले खड़े कहाँ पर हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं और संदीप से पूछते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है। संदीप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, नोटबंदी के बाद एक सेक्टर जिसके ऊपर काफी असर पड़ा है वो है रियल्टी सेक्टर। और हो सकता है वो जो चोट लगी है उसको कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम अब सरकार बजट में उसके लिए करेगी। तो पूरे सेक्टर की जहां तक बात है, हाउसिंग फॉर ऑल आपने कहा है कि जो टारगेट है ही है, तो सेक्टर के लिहाज से इस पूरे सेक्टर को, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा सरकार की ओर से मिल सकता है। देखिए उससे होगा क्या, एक तो जो होम लोन लेना है एक बायर को वो सस्ता हो जाएगा। दूसरी ओर जो बिल्डर्स हैं, जिन्हें आप डेवलपर्स भी कहते हैं, उनके लिए भी फंडिंग लेना, उनके लिए जो फंड जुटाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिससे समय पर प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको जो घर मिलता है, जब फ्लैट मिलता है, मकान मिलता है, वो समय पर डिलीवर हो पाएगा। और वैसे भी सरकार का जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है हाउसिंग फॉर ऑल की, सबको घर मिले अपना, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा है वो इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखेगा, जिससे अगर आप बिल्डर्स की खास तौर पे बात करें तो फिलहाल करीब 12 से 13% के आसपास की ब्याज दर होती है। अगर ये दर्जा मिल जाता है तो सीधे तौर पे करीब 3 से 4% के आसपास की उनको जो दरों में छूट है वो मिल जाएगी। 9% के आसपास की दर पे लोन मिलने लगेगा, सस्ता लोन मिलेगा, जल्दी लोन मिलेगा। उससे कहीं ना कहीं इनकी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी। तो लोगों के साथ साथ सरकार का भी जो एक जो मंशा है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। दूसरी ओर अगर आप बायर्स के साइड से देखें तो पहली बात तो होम लोन पर जो टैक्स में मिलने वाली छूट है उसका दायरा बढ़ सकता है। फिलहाल अगर आप देखें, प्रिंसिपल जो पे करते हैं और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट पे करते हैं, दोनों पर टैक्स छूट मिलती है। 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसमें आपको आपके जो इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम होती है उसमें डिडक्शन मिलता है। लेकिन इंडस्ट्री और साथ ही साथ ग्राहक भी चाहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा भी जो ब्याज आप पे करते हैं उसमें जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स में मिले। तो हो सकता है कि जो लिमिट है उसे रेज किया जा सकता है। फिलहाल प्रिंसिपल पर 1.5 लाख और ब्याज पर 2 लाख है, इसका दायरा कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर होम लोन पर जो ब्याज छूट है वो भी इंडस्ट्री चाहती है कि ग्राहकों को मिले। देखिए पीएम आवास योजना के तहत जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे तो पीएम ने खुद ही अनाउंस किया था कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, 12 लाख तक का लोन लेते हैं तो 3%, 9 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको करीब 4% के आसपास की ब्याज में छूट मिलेगी। ये जो स्कीम है ये जो शहरी इलाके हैं वहां पे भी लागू की जाए, ऐसा इंडस्ट्री चाहती हो। तो इससे कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी बहुत फायदा होगा। सस्ता घर तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ होम लोन भी सस्ता चाहिए। तो ये भी शायद एक मंशा है जिसको सरकार एड्रेस करने की कोशिश करेगी। आखिरी जो बात है जो इंडस्ट्री चाहती है जिससे ग्राहकों का भी फायदा होगा, होम लोन पर जो टैक्स छूट का दायरा है वो भी बढ़े। देखिए होम लोन पर टैक्स जो मिलता है, फिलहाल अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी का कब्जा यानी कि पोजेशन मिलने के बाद आपको जो ईएमआई पे करते हैं उसमें आपको टैक्स में जो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें छूट मिलती है। अगर आप कोई एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें निवेश करते हैं, लोन लेके निवेश करते हैं या आप अपना लेना चाहते हैं घर खुद का, तो आपको पोजेशन तक का वेट करना होता है ताकि आप टैक्स के फायदे ले सकें। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आप ईएमआई पे करते हैं उसको भी हो सकता है कि जो टैक्सेबल इनकम में डिडक्शन मिलती है उसके दायरे में लाया जा सकता है। तो कुल मिला के पूरे सेक्टर के लिए, ना केवल बिल्डर्स के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी बहुत बड़े ऐलान इस बार सेक्टर बजट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपने आप में सेक्टर इतना बड़ा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो उसमें जो भी ऐलान होगा वो बड़ा ही होगा। ये तो काफी हद तक समझ में आ रहा है, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो लोन में छूट को लेकर हो, या फिर बिल्डर्स को कुछ हद तक और रियायतें देने को लेकर हो, क्योंकि गति लेके आनी है तो जो बना रहे हैं उनको भी गति जरूर देनी होगी। खैर, ये तो पूरी आपको एक विश्लेषण करके हमने आपके सामने बात रखी है कि इस समय मार्केट के अंदर एक कंडीशन क्या है। लेकिन इसमें 3 एक कंपनी जो कि सबसे अहम है, उसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग की कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट, आप एक और कंपनी आपके सामने रखते हैं पूर्वांकरा,
और एक और कंपनी है वो है DLF। इन तीनों पे जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव खबर आती है तो रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग मिलता है। और एक मिडिल इंडिया की एक कंपनी है वह आशियाना हाउसिंग। इन चारों के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं टेक्निकली, उसके बाद हम DLF की मैनेजमेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे पूरे सेक्टर का वो क्या उम्मीदें रखे हुए हैं। एक बार टेक्निकल एनालिस्ट लोकेश उपल हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, एक एक करके बताइए, क्योंकि व्यू बहुत बड़ा है इस बार। शायद बजट के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबसे ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकता हाउसिंग को लेकर हो, लेकिन जब अनाउंसमेंट हाउसिंग को लेकर होगी इतना तो मैं कह ही सकता हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि सबसे ज़्यादा तालियां अगर बजेंगी ना तो हाउसिंग सेक्टर को लेकर ही बजेंगी इस बार, अगर सदन में जब भी अनाउंसमेंट्स होने वाली है। तो ज़रा 4 शेयर देखिए आप। एक तो DLF, इसका चार्ट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। एक एक करके मैं आपसे पूछता चलूँगा। DLF का चार्ट देखिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जैसे हम देख सकते हैं कि DLF के चार्ट में एक बहुत अच्छा ही बेस फॉर्मेशन हुआ है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 112 113, और वहाँ से कहीं ना कहीं वीकली और मंथली चार्ट्स पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये ऊपर जाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 134 एंड 135। लेकिन अभी भी इसके मंथली और लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के कॉन्फिडेंस बना हुआ है दैट द स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 150 to 160 ऑन द हायर साइड। तो वी हैव अ रिकमेंडेशन दैट इज अ बाय रिकमेंडेशन ऑन DLF फॉर द टारगेट्स ऑफ 150 प्लस which can be seen by the next month. तो it is a buy recommendation on DLF. ठीक है, एक दूसरा चार्ट देखिए, वह है आशियाना हाउसिंग का। ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी जी, अगर आशियाना हाउसिंग के चार्ट को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है मंथली चार्ट्स पे, जहां पे इसने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है 128 के लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं स्टॉक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल बना हुआ है एंड द स्टॉक हैज अ ब्रिलियंट फ्यूचर एंड इट कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 155 to 160 ऑन द अपसाइड। तो वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन आशिया हाउसिंग ऑल्सो, जहाँ पे इसमें 145 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद 155 से 160 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर देखिए, वह है पूर्वांकरा। डिम्पी जी, पूर्वांकरा को लेकर थोड़ा सा हमारा एक नेगेटिव व्यू रहेगा, क्योंकि मैं पूर्वांकरा के चार्ट को स्टडी करता हूं तो कहीं ना कहीं लोअर टॉप लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ, जो साफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की स्टॉक में बनी हुई है। तो अगर आपको निवेश करना ही है रियलिटी सेक्टर में, आपकी जो पहली 2 पिक्स थी, वन इज DLF एंड सेकंड इज आशियाना, आई थिंक दैट कैन बी अ गुड रिकमेंडेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। लेकिन पूर्वांकरा के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको अवॉइड किया जाए, इट इज नॉट अ स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, एक और शेयर जिस पे ज़्यादातर ब्रोकरेज थोड़े बुलिश रहते हुए प्रेस्टीज एस्टेट, ये भी जरा देखिए जल्दी से। डिम्पी जी, अगर प्रेस्टीज स्टेज को भी स्टेक करते हैं तो उसका स्टॉक कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि 152 155 152 के आसपास अच्छा बेस मिला है स्टॉक को, और वहाँ से एक मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका इमीडिएट टारगेट आता है स्टॉक्स के ऊपर दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 175 to 180, तो 175 180 के लिए इसमें बाई किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 152 to 153। ठीक है, चलिए, तो ये आपको 4 शेयर के बारे में पता लग गया है, और रियल एस्टेट के बारे में आपको जो बजट का अनुमान है क्या क्या हो सकता है वो भी हमने आपके सामने बात रखी है। लेकिन एक और सेक्टर जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक है कि बदले हुए भारत के अंदर वो सेक्टर सबसे तेज़ी से उभर कर आ सकता है, वो सेक्टर स्कैन में है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट हो सकती है। 2-3 दिन पहले भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि फूड प्रोसेसिंग के पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेकर काफ़ी तेज़ मोमेंटम आ सकता है। KRBL की मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ी हैं, अनिल मित्तल जी हैं, उनसे हम बातचीत अभी करेंगे। लेकिन एक बार पहले सेक्टर स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद बातचीत करना शुरू करेंगे। संदीप, बताएं सेक्टर की स्थिति क्या है और क्या हो सकता है? देखिए, इस बार रियल्टी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग ये भी एक सेक्टर है जिसमें बड़े ऐलान बजट में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मेक इन इंडिया के तहत कुछ जो बड़ी राहत पैकेज है उसका अनाउंसमेंट बजट में इस पूरे सेक्टर को लेकर देखने को मिल सकता है। खासतौर पे चावल और चाय से जुड़े हुए जो छोटे सेक्टर्स हैं उनके लिए राहत पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। एक संपदा स्कीम है जिसका अनाउंसमेंट इस बार बजट में देखने को मिल सकता है, वो एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि कुल निवेश जो छोटी कंपनियां करती हैं उसकी 35% सब्सिडी सरकार की ओर से इनको मिल सकती है। इसका ऐलान बजट में इस बार देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की दरें हैं तो उसका बड़ा नुकसान जो इन कंपनीज को होता है, तो वैट की दरों को सामान्य करने के लिए भी राज्य सरकारों से कहा जा सकता है केंद्र सरकार की ओर से, और टैक्स छूट के लिए मिनी फूड पार्क्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए, ये एक बड़ी बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए शायद एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, तो इन चीजों पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और भारत की अपनी छवि के तौर पर एक्सपोर्ट तो बड़ा होता ही है राइस से, तो ये बड़ा अहम हो जाएगा।